जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एके सर स्वागत करता हूं आप सभी का क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 में। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों की एक बात से बहुत खफा हूं, और किस बात से मैं आपकी खफा हूं वो तो मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट नया है और पहली बार मुझे देख रहा है या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहा है, तो आपको दोस्तों स्क्रीन पर करना है बीच में यहां पर एक पॉज, और इस स्क्रीन को पढ़ लेना है ताकि आपको उद्देश्य समझ में आ जाए कि ये क्रांति बैच 2.0 आखिर करना क्या चाहता है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस का कोना कोना कवर करना चाहता है, यानी कि आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ YouTube चैनल पर बने रहिए, इस बैच को फॉलो करते रहिए। मैं आपका प्रीलिम्स 2026 क्रैक करवा के आपको दे दूंगा। ठीक है साहब, अब सुनिए हम आपकी किस बात से खफा हैं। आप एक चीज समझिए कि जो लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ाता हूं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब हम एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद, जब हम आपका एक टेस्ट, एक एमसीक्यू टेस्ट वाला जब हम लेक्चर अपलोड करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू के 2 लेक्चर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा पढ़ाया, तीसरे लेक्चर में मैंने उसका टेस्ट लिया, तो आपने उस वीडियो को कम देखा, जबकि सबसे बहुमूल्य वीडियो वही थी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, जिनका डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा था। अब यहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मुझे एक एस्पिरेंट का कमेंट मिला जिसमें उन्होंने कहा कि सर, अब पॉलिटी के क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से नहीं आते, कुछ और पढ़ाओ। भगवान जाने वो जो एस्पिरेंट है उन्होंने क्या ऐसा देख लिया कि यूपीएससी में भी आज के दिन तक लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आते हैं, और उन एस्पिरेंट का कहना था कि सर लक्ष्मीकांत से अब जो है क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ और बताइए। अब कुछ उनके साथ ऐसा हादसा रहा होगा कि उन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी और क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शायद अच्छे से ना पढ़ी हो, या पढ़ी हो तो रिवाइज ना की हो, वो भूल गए हो कि हमने लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ा था। लक्ष्मीकांत आपको सब पता है, पॉलिटी का हर एक क्वेश्चन वहीं से आता है, परंतु अगर क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के बाहर गया पॉलिटी वाला, तभी तो मैं आपको हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद लास्ट में उसके इतने सारे एमसीक्यूज करवाता हूं साहब, कि अगर लक्ष्मीकांत से नहीं फंसा तो मेरे वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में से फंस जाएगा। तो प्लीज आप उस टेस्ट वाली वीडियो को हल्के में मत लिया करिए। पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में बनी हुई है, उसको सीक्वेंस में देखिए, हर चीज को करिए। आज जैसे कि ये कौन सा 5वें नंबर का लेक्चर होगा, है ना? तो हाँ, 4 हो गए, 5वें का ही होगा। तो आप पहले के शुरू के 4 प्रॉपर देख के आओ, ठीक है? चलो, तो कंटिन्यूएशन में देखना साहब, बीच बीच में मत देखना। बीच बीच में देखोगे तो मजा नहीं आएगा। ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो कंटिन्यूएशन में पढ़ना पड़ता है ना, तो ये आपकी ऑफलाइन क्लास ही है साहब। अब देखो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको फंडामेंटल राइट्स का पूरा बेसिक पढ़ा दिया। अगर आपने उतना दमदार बेसिक पढ़ लिया है, कोई हिला नहीं सकता आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स के। तो आज जहां से हमको शुरू करना है वो कौन सा है? वो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 14। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा आपका सेम चीज रिपीट कर करके, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ज्यादातर उन एस्पिरेंट्स के साथ है जो निरंतर सीरीज के साथ बने रहेंगे। लेकिन आप फिर भी देखते हो कि मैं वीडियो के शुरू में हमेशा आके एक एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनकी तरफ भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वरना फिर लेक्चर में डिले होगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ही नहीं पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। आर्टिकल 12 और 13 के अलावा भी फंडामेंटल राइट का बहुत सारा बेसिक होता है जो पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आर्टिकल 12 में मोटा मोटा अगर मैं आर्टिकल 12 से शुरू करूं, तो आर्टिकल 12 में स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा दे रखी है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या स्थानीय शासन हो, लोकल गवर्नेंस हो, म्युनिसिपैलिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो, या कोई भी सरकारी कंपनी हो, ये सब कुछ कौन से शब्द के अंडर में आता है? स्टेट यानी कि राज्य, जिसकी परिभाषा कहां लिखी है? आर्टिकल 12। अगर तुम्हारे दिन बहुत अच्छे हुए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टेट शब्द की डेफिनेशन यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में लिखी है? तो आर्टिकल 12 में लिखी है। और फिर आर्टिकल 13 के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा कानून जिसे चाहे केंद्र सरकार बनाए या स्टेट गवर्नमेंट बनाए, ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसा कोई भी कानून अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। आर्टिकल 13 ऐसे सारे कानूनों को रोक देगा। पढ़ा था। अब जैसे कि देखो, आर्टिकल 14 जो यहां पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? मैंने थोड़ा सा पहले आपके लिए लिख लिया है ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो ज्यादा टाइम जो है मुझे ना लगे। और आपको पता है कि जहां मुझे लिखना पड़ता है वहां मैं लिखता हूं, क्योंकि मेरे लिखने से जो डिफिकल्ट चीज है उसको मैं आसान बना देता हूं। लेकिन जहां जरूरत इससे हो सकती है मैनेज, आपको तो बाकायदा रजिस्टर में नोट करना है। ठीक है साहब? चलो,
आपको बाकायदा रजिस्टर में नोट करना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 दोस्तों किस चीज की बात करता है? राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अगर हम सिंपल शब्द में इसको पढ़ें, इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कि आर्टिकल 14 जो कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ये हमको किस बात की गारंटी दे रहा है? कि ये हमको राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार दिलवा देगा। अब समानता के अधिकार में इसका मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मतलब है That everyone is equal in the eyes of law, यानी कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। इसी को कहते हैं राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार। अब यहां पर आप देखिए कि जो स्टेट है, आ गया ना शब्द स्टेट। अब जिस व्यक्ति ने आर्टिकल 12 नहीं पढ़ा है तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि स्टेट का मतलब होता क्या है। कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा। किस चीज के लिए मना नहीं करेगा? कानून के समक्ष इक्वेलिटी के लिए मना नहीं करेगा, यानी कानून के सामने सबको समानता मिलेगी, मिलके ही रहेगी। कोई भी स्टेट मना नहीं करेगा। कोई भी स्टेट मतलब ये वही वाला, ये स्टेट गवर्नमेंट वाला स्टेट नहीं है, आर्टिकल 12 वाला स्टेट है। बार बार बोलूंगा मैं इस चीज को, ठीक है? तो कानून के समक्ष आपको बराबर माना जाएगा और इसी के साथ साथ आपको कानून की बराबर सुरक्षा दी जाएगी। वापस सुनिए, आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में सुनो, कानून के समक्ष समता और कानून की समान सुरक्षा। कानून के समक्ष समता और कानून की समान सुरक्षा, दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है, साफ मैंने हेडिंग में लिख दिया है कि अनुच्छेद नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में कितने सिद्धांत देखने को मिलते हैं? दो प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष क्या है? समानता है। ये जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? ये ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। देखिए आप हिंदी में भी यहां पर पढ़ सकते हैं कि ये ब्रिटेन के कानून का शासन। ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट चलता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो रूल ऑफ लॉ नाम का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, तो ये A.V. डाइसी ने दिया था। ब्रिटेन के ही एक न्यायवादी थे, एक ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। A.V. डाइसी जो है इनका नाम है। तो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ कह लो या अंग्रेजों के अनुसार रूल ऑफ लॉ कह लो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो यहां पे लिखते हैं कि ये एक तरीके का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि नकारात्मक अवधारणा है। अभी मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा कि क्या होता है नेगेटिव का मतलब। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि यहां पर नेगेटिव का मतलब किसी बुरी चीज या किसी बैड चीज से नहीं है। यहां पर नेगेटिव का मतलब ये है माइनस कर देना। नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है? माइनस कर देना। क्या माइनस कर देना? सुनो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता। कि तुम अगर बहुत अमीर हो और मैं गरीब हूं, तो ये जो आर्टिकल 14 का जो पहला सिद्धांत है ना, ये तुम्हारी अमीरी को माइनस कर देगा, यानी कि ये हम दोनों को बराबर मानेगा। तुमको कोई एक्स्ट्रा प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तुम भी बराबर मैं भी बराबर। तुम्हें ज्यादा सुरक्षा मुझे कम सुरक्षा, मतलब तुम्हें ज्यादा अहमियत और मुझे कम अहमियत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपके ऊंचे ओहदे को माइनस कर देता है और आपको और एक गरीब व्यक्ति को बराबर ही कानून के सामने मानता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एक नकारात्मक अवधारणा जो है इसको बोला गया। और देखो साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपके ऊंचे ओहदे को माइनस कर देता है, आपके ऊंचे ओहदे को हटा देता है और आपको एक गरीब व्यक्ति के बराबर ले आता है। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई अपराध किया, तो वो ये ना समझे कि वो सरकारी कर्मचारी है तो उसको सजा कम मिलेगी। जी नहीं, उसको वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि एक आम नागरिक को मिलती है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इस सरकारी कर्मचारी का जो ओहदा था हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया और उसे एक नॉर्मल नागरिक के बराबर हमने जो है ट्रीट किया। तो इसीलिए चूंकि आपने उसके स्पेशल ओहदे को माइनस किया है, तो इसीलिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कि जो पहला सिद्धांत है, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता,
असमानता, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है, क्योंकि आप ऊंचे औहदे वाले का ऊंचा औहदा माइनस करके उसको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 14 का जो दूसरा सिद्धांत है, जिसमें किस चीज की बात हो रही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण। यानी कि ये कौन से देश से आया, सबसे पहले समझ लीजिए, ये अमेरिका के कॉन्सेप्ट से आया है। कहां से आया है? ये अमेरिका के कॉन्सेप्ट से। और जो पहला वाला सिद्धांत था इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो कहां से आया था? ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, ये कहां से आया है? अमेरिका से। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए, इस वाले कॉन्सेप्ट को जो है दोस्तों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा गया है। कैसा कॉन्सेप्ट कहा गया है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा गया है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कुछ चीज ऐड हो रही होगी। क्या हो रही होगी? इसमें कुछ चीज ऐड हो रही होगी। जैसे पता है, एग्जांपल दूं, जैसे कि मान के चलिए ये गरीब है, ये गरीब है और ये अमीर है। तो गरीब और अमीर, तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कि सभी को बराबर की सुरक्षा मिलेगी, तो इसकी जो गरीबी है, ऐसा नहीं है कि इसकी गरीबी की वजह से इसकी सुरक्षा में कमी आ जाएगी, नहीं। ये वाला जो सिद्धांत है वो क्या करता है? इसमें जोड़ देता है। यानी कि भैया तू गरीब है, भले ही तू गरीब है, लेकिन हम तेरे अंदर तेरे औहदे को हम जोड़ के इसके बराबर ले आएंगे, इसीलिए इसको पॉजिटिव कंसेप्ट कहा गया है। और तुम दोनों को हम बराबर की सुरक्षा देंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं हो कि तुम अभी गरीब हो, एक लोअर लेवल पर हो, कोई बात नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन का ही मतलब यह है कि हम तुम्हारे औहदे को बाजू वाले के बराबर ले आएंगे और तुम दोनों को बराबर की सुरक्षा देंगे। लेकिन जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वो उसका नजरिया क्या है? उसका नजरिया यह है कि कानून के सामने सब समान है, तो इसीलिए जो अमीर व्यक्ति है हम उसकी अमीरी घटाकर उसको गरीब के बराबर मानेंगे। और इसका देखने का नजरिया क्या है कि हम गरीब को बढ़ाकर उसको अमीर के बराबर मानेंगे। मतलब दोनों ही जगह अमीर और गरीब को बराबर माना जा रहा है, पर देखने का नजरिया अलग है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अमीर की अमीरी घटा के गरीब के बराबर मानता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की बराबर सुरक्षा, ये गरीब के औहदे को बढ़ाकर उसको अमीर के बराबर करके दोनों को बराबर सुरक्षा जो है ये देता है। इतनी चीज क्लियर हुई दोस्तों आपको? दोनों का नजरिया अलग है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि जो मान के चलिए जो महिला है, जिसको बराबर का औहदा नहीं मिल रहा पुरुषों के बराबर, या जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं जिनको दूसरों के बराबर जो है दर्जा नहीं मिल रहा समाज में, या जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से जो EWS हैं, या फिर यहां पर OBC को भी आप काउंट कर दो, तो ये क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी कारण की वजह से समाज में पिछड़े हुए हैं। महिलाएं लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से पिछड़ी हुई हैं। SC ST और OBC ये समाज में कास्टिज्म यानी कि जातिवाद की वजह से पिछड़े हुए हैं। और EWS ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो जो भी किसी भी कारण की वजह से पिछड़ा हुआ है, हम उसको बढ़ाकर बाजू वाले के बराबर मानेंगे। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है। तो अगर मुझे कमजोर वाले को बढ़ाना है तो मुझे उसे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वही तो हो गया कि जो EWS है, जो SC है, ST है, OBC है, महिलाएं हैं, हम इनको क्या करते हैं? हम इनको प्लस करके आरक्षण देते हैं। तो आपने प्लस करके आरक्षण क्यों दिया? ताकि दूसरे वालों के साथ ये बराबर की टक्कर पर आ जाएं। तो चूंकि आपने प्लस करके इनको आरक्षण दिया है, तो इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एक सकारात्मक अवधारणा के जो है मानते हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कुछ खास इम्यूनिटी मिलती है। क्या मिलती है? प्रतिरक्षा मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 361 के तहत। आपको आर्टिकल याद रख लेना है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को दोनों को क्या मिलती हैं? इम्यूनिटीज मिलती हैं। आर्टिकल आपने याद कर लिया 361। इम्यूनिटी का मतलब यह है कि अगर एक प्रेसिडेंट खड़ा है और उसके बाजू में तुम खड़े हो, तो कानून तुम दोनों को बराबर नहीं मानेगा। तो यहां पर यह मत कहना कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर तो कहा था कानून दोनों को बराबर मानेगा। अरे भैया एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको ये छूट है कि इनको कानून जो है बराबर नहीं मानेगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस में विराजमान होते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं चला सकते, ना उनको आप जेल में डाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप उनके अगेंस्ट, एंड नथिंग।
और जबकि नॉर्मल व्यक्ति होता है वो कुछ अपराध कर दे तो उसको फटाक से जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट भी हैं, गवर्नर भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखो कोई व्यक्ति कहे कि सब आप तो SC ST OBC महिलाओं को, EWS को कानून के सामने बराबर तो मान नहीं रहे हो, क्योंकि एक तरफ आप उनको आप फेवर कर रहे हो, उनको आप ज्यादा कुछ दे रहे हो और हमें तो कुछ दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये भी काय में आ रहा है, ये भी एक एक्सेप्शन में आ रहा है। आप ये मत समझिएगा कि कानून इनको ज्यादा दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, तो ये कोई भेदभाव हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, SC ST OBC महिला और EWS वाला, ये तो आपको हर एक्सेप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो हमेशा ऐसा ही दिखता है कि हम भेदभाव कर रहे हैं दूसरे वालों के साथ। इसलिए इन पॉइंट को क्या किया है, वो हमने हमेशा लगभग हर आर्टिकल के अपवाद में यानी कि एक्सेप्शन में डाला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, डिप्लोमेट्स मतलब जैसे इंडिया में UPSC का एग्जाम क्लियर करके इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर बनकर आप विदेशों में नौकरी करते हो, तो जब आप विदेशों में नौकरी करते हो ना, तो आपको एक डिप्लोमेट कहा जाता है और आपको इंडिया के प्रेसिडेंट की बराबर जो है लगभग जो है सुरक्षा मिलती है। इस बात को याद रखना। तो कल को कोई विदेश की फॉरेन सर्विस का इंडिया में नौकरी करने आएगा तो उसको फॉरेन डिप्लोमेट कहा जाएगा। तो फॉरेन डिप्लोमेट जो होते हैं उनको भी सुरक्षा मिलती है, तो उनको भी कानून की नजर में बराबर नहीं माना जाएगा कि एक तरफ अमेरिका का आया हुआ एक डिप्लोमेट है, दूसरी तरफ तुम खड़े हो, तो हमेशा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन भी पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अदालत के जो आर्टिकल 14 के संबंध में आए हों, जैसे कि एक वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि जब भी आप कानून के समक्ष दो लोगों को बराबर नहीं मान रहे हो तो आपको उसका एक बाकायदा सही कारण देना पड़ेगा। यानी कि अगर एक तरफ कोई व्यक्ति SC ST समुदाय का खड़ा है, दूसरी तरफ जनरल का खड़ा है, और अगर सरकार SC ST को प्राथमिकता दे रही है या उनको आरक्षण दे रही है, तो वहां पर वो बाकायदा रीजन देते हैं कि क्योंकि बेचारे वो पिछड़े हुए हैं तो उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक क्लियर रीजन होना चाहिए। यहां पर जब भी रीजन देंगे तो रीजन में आर्बिट्री नेचर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी आप कोई कारण देते हो कि क्यों कानून दो लोगों को बराबर नहीं मान रहा है, तो वहां पर जो आप कारण देंगे वो आपका मनमाना कारण नहीं होना चाहिए, वो एक वाजिब जेन्युइन कारण होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है कहा था। उसके बाद अगर मैं एक और केस यहां पर दोस्तों आपको दिखाऊं, EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का जो है ये केस है। यहां पर मनमानापन होता है ना, उसकी परिभाषा को डिफाइन किया गया था और कहा गया था कि अगर किसी भी रीजन की वजह से सरकार अपना मनमानापन करती है तो फिर उसको आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाता हुआ माना जाएगा। यानी कि सामने वाला SC ST नहीं है, सामने वाला भी जनरल है और तुम भी जनरल हो, तो दोनों बराबर हो गए सामाजिक स्तर पे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। उसके बावजूद भी कानून तुम लोगों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं कर रहा है, तो यह हो गया सरकार का मनमानापन। तो फिर इस परिस्थिति में तुम्हारा आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। तुम सीधे, मैंने कल पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, तुम सीधे आर्टिकल 32 का यूज करके कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आप जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक और केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का जो है ये केस है। यहां पर जो है बेसिकली बताया गया कि आर्टिकल 14 का जो कनेक्शन है वो आर्टिकल 19 और 21 से जो है जुड़ा हुआ है। ये 19-21 पे जब हम आएंगे तब समझाऊंगा, अभी आप इसको जो है रहने दीजिए, बिकॉज आर्टिकल 14 जब तक आपको मिलेगा नहीं तो आपको आगे के फंडामेंटल राइट नहीं मिल सकते। जब तक आर्टिकल 14 के तहत कानून आपको बराबर दर्जा ही नहीं देगा तो बाकी के फंडामेंटल राइट लेके करोगे भी क्या, क्योंकि पहले से ही कानून आपको बराबर नहीं मान रहा, तो क्या गारंटी है कि बाद के फंडामेंटल राइट आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल 14 इज द बेस माय फ्रेंड, इट इज द बेस। जब तक यही नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस। ये जो केस पढ़ा रहा हूं ना, इन केस का ईयर पूछ लेगा, तुम कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे जहां पर इंदिरा स्वाने केस का ईयर पूछा है 1992 का। पता है ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट, ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस केस में कहा गया था कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है ना, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, कितना आरक्षण, 27%।
ओबीसी को कितना आरक्षण देने की बात कही गई है? 27%। वो अलग बात है कि एमपी की सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देती नहीं है और ओबीसी बदले में वोट भी भर भर के जो है बेचारा दे रहा है, फिर भी उनको मिलता नहीं है एमपी में इधर। तो इस केस में ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया था वो वैध माना गया था, क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पूरे देश में, 50% से भी ज्यादा, इसीलिए उनको इतना आरक्षण देने की जो है बात की गई थी, है ना। तो कभी भी कोई आपसे पूछ लेना कि इंदिरा सवाने केस किस चीज से संबंधित है, तो इंदिरा सवाने केस जो है वो ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। प्रीलिम्स फैक्चुअल कट टू कट क्वेश्चन है साहब, ठीक है। चलो आर्टिकल 14 क्लियर हो गया। आर्टिकल 15 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या चीज कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि हमको भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव हमको नहीं करना, ठीक है साहब, समझ गए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। किसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना? जो स्टेट है, सबसे पहली बात, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 के अंदर जो परिभाषा पड़ी थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपैलिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, कोई सरकारी कंपनी, कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा याद करो, यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि ये जो आर्टिकल 15 है ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता। लेकिन कल मैं आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ आर्टिकल्स के नाम मैंने आपको गिनाए थे। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो आर्टिकल्स हैं दोस्तों, 15, 16, 29 और 30, ये वो आर्टिकल्स हैं जो केवल किसके लिए मौजूद हैं? जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए मौजूद हैं। और इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इंडियंस प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए है। जैसे पीछे आप अभी आर्टिकल 14 पढ़ के आए, तो क्या आर्टिकल 14 यहां पर है? नहीं है। मतलब आर्टिकल 14 दोनों के लिए अवेलेबल है, भारतीयों के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। लेकिन 15 हमारी इस लिस्ट में आ रहा है, मतलब आर्टिकल 15 केवल किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए उपलब्ध है। आइए दोस्तों आर्टिकल 15 को हम डिकोड करते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर अलग अलग प्रावधान हैं। प्रोविजन समझते हो? प्रोविजन क्या चीज होती है? प्रोविजन मतलब आप ये समझ लो कि आर्टिकल 15 अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आर्टिकल 15 के अपने कुछ क्या हैं? आर्टिकल 15 के अपने कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ सब पार्ट्स हैं, उपभाग हैं, तो उन्हीं को हम प्रोविजन अर्थात प्रावधान कहते हैं। जो पहला प्रावधान है आर्टिकल 15 के तहत, वो क्या कहता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट, आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट शब्द है, जो राज्य के अंदर जो लोग आते हैं उनको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। क्लियर बोल रहा है वो कि आर्टिकल 15 का पहला प्रावधान किसे भेदभाव करने से रोक रहा है? स्टेट को। किसको? स्टेट को। वापस बोलो, किसको? स्टेट को। स्टेट मतलब आर्टिकल 12 में जो पढ़ा था वो, ठीक है। किस चीज के आधार पर भेदभाव करने से रोक रहा है उसने बता दिया है। किस चीज के आधार पर भेदभाव करने से रोक रहा है? रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना, रेस यानी कि जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना, कास्ट यानी कि वर्ण के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना, जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना, जन्म स्थान यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना। कि कल को कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट से पढ़ने आता है और तुम उसको चढ़ा रहे हो चाइनी है तो चाइनी है, मोमोज जाके बेच, ये कर वो कर, तो आप किसी की जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। तो दिस इज वेरी वेरी बैड और ये भेदभाव के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात लेकिन अगर आप जान लो कि इनके अलावा आप दूसरे किसी मैटर पर भेदभाव कर सकते हो। जी हां, इसका यही मतलब है कि आपको सिर्फ इस मुद्दे पर भेदभाव नहीं करना, इसके अलावा अगर कोई दूसरा मुद्दा है तो उस पर भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इनको याद रखना है, धर्म, जाति, वर्ण ये तो याद रह जाएगा, और स्त्री पुरुष ये भी याद रह जाएगा, और आपका जन्म स्थान ये भी आपको याद रह जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे कि मान के चलो कि सरकार जो है किसी व्यक्ति को नौकरी देने से मना नहीं कर सकती अगर उसका धर्म या जाति अलग है, क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ा कि जाति, धर्म है ना, जाति है, धर्म है, वर्ण है, और उसके बाद जेंडर है, जन्म का स्थान है। तो आपने कहा कि तू तो भैया इस जाति का है, तुझे मैं नौकरी नहीं दूंगा, तो ये सरासर भेदभाव है। आपने कहा तू तो इस धर्म का है, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा, ये भी सरासर भेदभाव है। आपने कहा तू तो इस वर्ण का है, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा, ये भी भेदभाव है। आपने कहा तू तो लड़की है, लड़का है, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा, ठीक है।
आपने कहा तू इस जगह का पैदा हुआ है और हम उन लोगों को नौकरी नहीं देते, जैसे मुंबई वगैरह में चलता है ना, अरे यार हम बिहारियों से बात नहीं करते, हम बिहारियों को नौकरी नहीं देते। ये भी क्या है, आप जन्म स्थान के आधार पर कि वो बिहार में पैदा हुआ है इस पर आप भेदभाव कर, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और सुन लो आर्टिकल 15 का जो पहला प्रावधान है वो किसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा, वो स्टेट के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। किसके अगेंस्ट, स्टेट, यानी कि राज्य। ये कौन सा वाला राज्य है, आर्टिकल 12 वाला। तो क्या आर्टिकल 12 वाले राज्य में कोई ऐसा शब्द आया था कि राज्य शब्द के अंदर कोई एक व्यक्ति शामिल होता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल शामिल होता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 15, जब भी आर्टिकल 15 का जो प्रावधान नंबर 1 है, अगर वो किसी के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा तो वो स्टेट के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। कल को तुम किसी के साथ भेदभाव कर दो, तो तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 15 का प्रावधान नंबर 1 लागू नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट लागू होता है, स्टेट के अगेंस्ट लागू होता है। लेकिन अब आ जाओ, अब तुम्हारे ऊपर भी कुछ लागू होगा। जैसे कि क्या लागू होगा, जैसे कि मान के चलो ये आर्टिकल 15 का प्रावधान नंबर 2 है, प्रोविजन नंबर 2। तो यहां पर क्या है कि आप किसी सरकारी जगह पर, है ना, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी पब्लिक प्लेस पर आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। अब उन्होंने जगहों के नाम भी बताए हैं, ये नाम फिक्स बताए हैं, ये पब्लिक प्लेस के नाम बताए हैं। ये क्या बताए हैं दोस्तों, ये सार्वजनिक स्थान के नाम जो है पहले से ही फिक्स बताए गए हैं, क्या, दुकानों पे जाने से किसी को आप रोक रहे हो कि नहीं, तू नहीं जा सकता, तू जा सकता है। होटल पे जाने से रोक रहे हो, कोई सार्वजनिक रेस्टोरेंट है वहां पर रोक रहे हो, मनोरंजन की कोई जगह है, मूवी थिएटर वगैरह, वहां पर आप जो है रोक रहे हो, है ना। या फिर किसी कुएं पर, घाट पर, किसी नहाने की जगह पर, किसी सड़क पर आप किसी को रोक रहे हो। जैसे कि कोई दलित व्यक्ति है और आपने क्या कह दिया कि भैया तुम इस वाले धर्मशाला में नहीं आओगे, तुम इस वाले होटल में नहीं आओगे, या तुम इस वाले मंदिर में नहीं आओगे। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का भेदभाव है जो आप कर रहे हो। और एक मेरी बात जो है आप यहां पर सुन लीजिए कि जो आर्टिकल 15 का जो प्रावधान नंबर 2 है, ये जो है ये स्टेट के अगेंस्ट भी काम करेगा और ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट भी काम करेगा। परंतु जो आर्टिकल 15 का प्रावधान नंबर 1 था वो सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट काम कर रहा था, स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 15 में महिलाओं को और बच्चों को कुछ विशेष प्रावधान जो है दिए गए हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। आर्टिकल 15 का ये प्रावधान नंबर 3 है, आर्टिकल 15 का प्रावधान नंबर 3 है, जहां पर महिलाओं को और बच्चों को कुछ विशेष अधिकार जो है दिए गए हैं। जैसे कि यहां पर क्या दिया गया है, महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाता है, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं, है ना, और बच्चों से कोई बाल मजदूरी ना करवाए, इसलिए उनको भी सुरक्षा दी जाती है। तो ये भाई इन लोगों के साथ भेदभाव ना हो इसलिए दिया गया, समझ में मेरी बात, डिस्क्रिमिनेशन करने से रोक रहा है आर्टिकल 15 तुमको। तो इन लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना करे, तो इसीलिए इनको स्पेशल पावर जो है यहां पर दी गई है। सेम तरीके से दोस्तों आपको पता है कि SC, ST, OBC और EWS इनके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो इसीलिए इनको भी कुछ विशेष शक्तियां, यानी कि इनको भी कुछ स्पेशल पावर दे रखी हैं। और वो स्पेशल पावर कुछ और नहीं बल्कि है आरक्षण, जो कि शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है बेसिकली यहां पर दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखो लिखा भी हुआ है ना कि शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS को क्यों जो है आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस भी तरीके से इनके साथ भेदभाव हो रहा है, SC, ST, OBC के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव हो रहा है और EWS के साथ आर्थिक रूप से भेदभाव हो रहा है, तो इसीलिए इनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, EWS वाला मैंने आपको कंबाइंड जो है पढ़ाई दिया। EWS वाले में एक आपसे प्रीलिम्स का फैक्ट वो ये पूछ सकता है कि EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया है वो कौन से अमेंडमेंट के जरिए, कौन से संशोधन के जरिए दिया गया है। तो 103 नंबर का अमेंडमेंट जो कि कब आया था, 2019 में आया था। कितने नंबर का, 103 नंबर का अमेंडमेंट जो कि कब आया था, 2019 में आया था। और EWS को इन्होंने कितना आरक्षण दिया, 10% जो है इनको आरक्षण दिया गया। अब
आर्टिकल 15 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केस यहां पर भी देख लो। इंदिरा सुमाने केस आ गया। इंदिरा सुमाने केस में क्या कहा गया था कि ओबीसी को जो 27% जो आरक्षण देने की बात की गई है वो ओके बात है, इस पे कोई हर्ज नहीं है, परंतु बस इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया था इंदिरा सुमाने केस में कि जब तुम एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दो तो ये टोटल 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और जब 2019 में ईडब्ल्यूएस भी आ गया तो 50 + 10 यानी कि टोटल आरक्षण किसी भी स्टेट में 60% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये तो हर जगह आपको फिट होता हुआ दिख जाता है लगभग। एक यहां पे स्टेट ऑफ मद्रास है और चंपाकम दोराई राजन वाला केस है। यहां पर जो है क्या बोला गया है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जाति आधारित जो आरक्षण दिया जाता है ना स्कूल कॉलेज में, पहले उसको मना कर दिया, लेकिन फिर 1951 में तो 1951 का ही केस है, तो इस केस के बाद ही फिर एक अमेंडमेंट आया संविधान में जो कि इंडिया का सबसे पहला संवैधानिक संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951 वाला। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के आते ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण को वैलिड घोषित जो है कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए पता होना चाहिए मैटर की किस केस में क्या हुआ था। ओके, उसके बाद फिर एक यहां पर है जनहित अभियान और यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो लेटेस्ट केस है 2022। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है वो पूरी तरीके से वैधानिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली ओके है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 16 पे चलते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सभी को बराबर के अवसर मिलने चाहिए। उसमें सभी को क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए। कैसे, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन किया है आपके लिए स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर पॉज करके भी लिखना चाहोगे ना तो भी लिख सकते हो, किसी भी भाषा में आप लिखना चाहो। क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर की समानता दो। काय की समानता दो, आर्टिकल 16 को बहुत लोग गलत ये समझ लेते हैं नौकरी दो। अबे नौकरी तो तुम खुद लोगे अपने दम पर, वो कह रहा है नौकरी की बराबर समानता दो कि सबको बराबर नौकरी हासिल करने का अवसर मिल सके। अब यहां पर भी एक अपवाद क्या आ जाता है कि बोले एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को तो तुमने आरक्षण दे दिया, ये बराबर का अवसर कहां हुआ, तुम तो उनको ज्यादा अवसर दे रहे हो। तो इसीलिए तो वो काय में आता है, एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है कि हम उनको ज्यादा अवसर दे रहे हैं, हम उनको देंगे, वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अपवाद है क्योंकि उनके हालात खराब हैं। तो इसीलिए उनको बराबर हालात में लाने के लिए हम उनको एक्स्ट्रा प्राथमिकता देंगे, उनको थोड़ा सा मौका ज्यादा देंगे, उनको अवसर ज्यादा देंगे। तो आप इस पर ये ऐतराज मत जताइएगा कि ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसकी इजाजत है। ठीक है ना साहब। अब देखो कि भारत देश का कोई भी नागरिक है, इसको सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव इसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 16 केवल सरकारी नौकरियों पर अप्लाई होता है, प्राइवेट नौकरियों पर अप्लाई नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट नौकरी वाले तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 के अपने कुछ प्रावधान हैं, मैंने यहां पे हाईलाइट किया है। प्रावधान को ऐसे लिख देते हैं, आर्टिकल 16 ब्रैकेट में 1। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दो, सबको बराबर के समान जो है अवसर दीजिए। तो ये तो सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूं, सरकारी नौकरी पर लागू होता है। मतलब जो बेसिक परिभाषा है ना आर्टिकल 16 की, तो वो बेसिकली आर्टिकल 16 नहीं है, वो आर्टिकल 16 का प्रावधान नंबर 1 यानी कि प्रोविजन नंबर 1 है। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर देखा है, यहां पर जो है लिखा हुआ है कि सरकार जो है किसी व्यक्ति को नौकरी से रिजेक्ट नहीं कर सकती सिर्फ इस आधार पर कि उसका धर्म या जाति क्या है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जाति या धर्म देखकर तुम सामने वाले को कह रहे हो कि नहीं तू नौकरी में नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आऊंगा, मेरा अधिकार है आर्टिकल 16 के तहत कि मुझे भी सरकारी नौकरी में बराबर का अवसर मिलेगा, मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मेरा जाति या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुई बात। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 16 का प्रावधान नंबर 2 देखिए, 16 का प्रोविजन नंबर 2 देखिए कि यहां पर क्या है कि यहां पर उन्होंने एक लिस्ट दी है कि आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यहां पर लिस्ट दी है कि आप
आप इन रीजंस के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते। तो अभी तक तुम ऊपर पढ़ रहे थे कि भेदभाव करना नहीं है, और आर्टिकल 16 का जो प्रोविजन नंबर 2 है वो आपको एग्जैक्टली लिस्ट दे देता है कि तुमको किस आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो ये जो पूरी लिस्ट लिखी हुई है, आपको इस आधार पर भेदभाव जो है नहीं करना है नौकरी देते समय। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान कुछ भी हो, आपको इस आधार पर नौकरी देते समय भेदभाव नहीं करना। बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां पर डिजाइन किया है कि मान के चलिए मध्य प्रदेश में जन्मा कोई व्यक्ति है, जिसका जन्म कहां हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, तो उसको यह नहीं बोला जा सकता कि तुम यूपी में नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एमपी में जन्म हुआ है तो उससे क्या मतलब है? यूपी में हम जाके बिल्कुल नौकरी कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक करके नौकरी कर सकते हैं। हालांकि यहां पर सरकार के पास कुछ ऐसे मापदंड भी होते हैं कि कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसके लिए सरकार कुछ कंडीशंस को फिक्स कर सकती है, परंतु आपके जन्म स्थान के आधार पर अगर सबको बुलाया जा रहा है, ओपन जॉब है, कोई भी आ सकता है, तो चूंकि सिर्फ आप एमपी के हो इसीलिए आपको मना कराया जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है जन्म स्थान के आधार पर, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ये प्रावधान नंबर 2 का सीधा सीधा क्या है? उल्लंघन है। उसके बाद आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 16(4) को जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आर्टिकल 16(3) को हम जो है यहां पर देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, तो कुछ नौकरियों के लिए एक परमानेंट जगह पर रहने की कंडीशन सेट कर सकती है। ध्यान सुनो, एग्जांपल सुनो कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं वो इस बात की डिमांड करती हैं कि जो कैंडिडेट है वो उसी स्टेट का रेजिडेंट हो। वही तो मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफिक नौकरियों के लिए ऐसे कानून बनवा सकती है जहां पर उस कानून को पालन करना जरूरी है अगर तुम्हें नौकरी लेनी है तो कुछ नौकरियां ऐसी बेशक हो सकती हैं, पार्लियामेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि कुछ नौकरियों के लिए वो इस बात को फिक्स कर सकते हैं कि अगर तुम्हें ये नौकरी चाहिए तो यहीं रहना पड़ेगा, या तुमको ये नौकरी चाहिए तो तुम्हें यहीं का ही होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो कुछ जगह ऐसा हो सकता है, हालांकि इसकी लिस्ट लंबी है, तो लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंडीशंस डिसाइड की जा सकती है सरकार के द्वारा, ये कहां लिखा हुआ है? तो 16 प्रावधान 3 में जो है लिखा हुआ है। ओके, 16(4) क्या है? 16(4) के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16 प्रावधान नंबर 4 ये कहता है कि जो बैकवर्ड क्लास के, जो पिछड़े समूह के जो लोग हैं, आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हो। और रिजर्वेशन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा अवसर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पिछड़े हुए हैं इसीलिए उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हमको देनी पड़ रही है ताकि वो दूसरे लोगों के बराबर में आ जाएं। तो आर्टिकल 16(3) पार्लियामेंट की शक्ति और स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति की वहां पे बात हो रही है, और आर्टिकल 16(4) में एससी, एसटी और ओबीसी जैसे जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ज्यादा अवसर देके, उनको आरक्षण देके बराबर में लाने की बात जो है की जा रही है। अब जो 16 का जो प्रावधान नंबर 5 आएगा वो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं, अभी 5 नहीं आया है, अभी जो है 16 का 4A आया है। बहुत बढ़िया, 16(4) के बाद 16(4A आता है और फिर 16(4B आता है। 16(4A क्या कहता है? ये कहता है कि प्रमोशन में आरक्षण, यानी कि देखो क्या कहा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे अमेंडमेंट पूछ लेगा। 77 नंबर का जो अमेंडमेंट है 1995, जैसे ही ये वाला अमेंडमेंट हुआ तो इस आर्टिकल को जोड़ा गया। वापस आपसे पूछेगा, फंडामेंटल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 16(4)A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो 77 नंबर का अमेंडमेंट जो कि कब आया था? 1995 में आया था। अब ऐसा क्या लिखा है 16(4)A में
तो ये नौकरियों में रिजर्वेशन में आरक्षण की जो है बात की गई है। यहां पर क्या बोला गया है कि जो SC ST के जो कर्मचारी हैं इनको प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि नौकरी लेने टाइम भी रिजर्वेशन दिया जाएगा और जब प्रमोशन की बारी आएगी तो वहां पर भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये चीज नहीं थी, बाद में आई है आर्टिकल 16(4)A। और मैंने बताया किसी भी आगे कैपिटल अल्फाबेट लिखा है तो मतलब वो किसके माध्यम से आया है, किसी ना किसी अमेंडमेंट के माध्यम से आया है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 77 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ है 1995 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए आप, अगर कोई SC का कोई कर्मचारी है और इसका प्रमोशन ड्यू है तो हमेशा जब भी इसको प्रमोशन दिया जाएगा तो इसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और इसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब 16(4)B। अब देखो यहां पर भी कैपिटल अल्फाबेट लिखा है, कैपिटल अल्फाबेट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिकल भी पहले नहीं रहा होगा, संविधान में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद जो है ये आया है। तो जैसे कि 16(4)A किससे आया, 16(4)A किससे आया? 77 अमेंडमेंट 1995। ऐसे ही 16(4)B किससे आया है? ये 81 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 81 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 के अंदर जो है अमेंडमेंट हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य है। पता है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि तुम कैरी फॉरवर्ड रूल का जो है यूज करोगे, यानी क्या का यूज करोगे? कैरी फॉरवर्ड नियम का यूज करोगे किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है? सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16(4)B, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी वर्ष SC और ST की जो सीट है अगर वो किसी वर्ष भर ना पाई, SC और ST की जो सीट है अगर वो किसी वर्ष भर ना पाई बेटा, तो ये जो खाली सीट है ये अगले साल फॉरवर्ड हो जाएंगी। यानी कि इस साल मान के चलो SC ST को 100 सीट पर आरक्षण दिया गया और अगले साल भी SC ST को कितनी सीट पर आरक्षण दिया जाएगा? 100 पे दिया जाएगा। लेकिन इस साल केवल 80 सीट भर पाई SC ST की, 20 खाली रह गई। तो ये जो 20 सीट है ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, यानी कि अगली साल अब 100 सीट पर आरक्षण नहीं मिलेगा, अगली साल अब 120 सीट पर आरक्षण मिलेगा। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन कैसे आएगा? आर्टिकल 16(4)A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? नाम बताओ। 77 अमेंडमेंट 1995। ये किस चीज की बात करता है? ये SC और ST के जो कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन के दौरान भी आरक्षण मिलेगा, उसकी बात करता है। फिर आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 16(4)B ये कब जोड़ा गया? तो 81 नंबर का अमेंडमेंट जो कि सन 2000 में हुआ था। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कैरी फॉरवर्ड नियम की। अगर पिछले साल का कोई बैकलॉग है, पिछले साल की कुछ पद खाली रह गए हैं SC ST वाले, किसके? SC ST वाले, पिछले साल के कुछ पद खाली रह गए हैं तो उनको अगले साल फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको वहां पर दे दिया है। फिर दोस्तों आता है कौन सा आर्टिकल? फिर आता है आर्टिकल 16(6). और आर्टिकल 16(6) किसकी बात करता है? आर्टिकल 16(6) बात करता है किसकी? EWS की। कि जो EWS है इसको भी हमको क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। और ये जो आर्टिकल 16(6) है इसमें जो EWS वाली बात आई है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस अमेंडमेंट के तहत आई है। 103 नंबर का अमेंडमेंट 2019, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट। इंदिरा सवाने केस, मैंने कहा था ये आएगा हर जगह लगभग, क्योंकि इंदिरा सवाने के पता नहीं ये केस क्यों आता है, क्योंकि व्यक्ति बार बार बोलेगा कि ओबीसी को तुम जो है इतना आरक्षण दे रहे हो, 27% आरक्षण दे रहे हो, ये तो उनको तुम ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ज्यादा अवसर दे रहे हो। तो नहीं भाई, इंदिरा सवाने केस में ऑलरेडी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ओबीसी की पॉपुलेशन पूरे देश में 50% से ज्यादा है और इसमें कम से कम 27% आरक्षण जो है हमको इनको देना है। तो ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा आप बिल्कुल भी वहां नहीं कह सकते कि इनको आप ज्यादा अवसर दे रहे हो। अवसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पिछड़े भी हुए हैं, है ना, पिछड़ा हुआ बैकवर्ड क्लास है, तो इसलिए उनको अवसर देना पड़ता है अपने को, ठीक है। चलो आगे बात करें। लेकिन एक चीज दोस्तों आप देखिए कि इंदिरा सवाने केस में केवल ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करी थी और टोटल एससी एसटी ओबीसी मिला के 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये बात करी थी। लेकिन इंदिरा सवाने केस में उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रमोशन में भी जो है ओबीसी को फायदा मिलेगा। हालांकि आज के टाइम पे प्रमोशन के टाइम पर ओबीसी का जो आरक्षण है उनको मिलता है, परंतु इंदिरा सवाने केस में ऐसी ओबीसी आरक्षण की कोई बात नहीं कही थी प्रमोशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद एक यहां पर केस है, कौन सा,
एम नागराज केस 2006। तो एम नागराज 2006 में क्या कहा, मतलब इसमें ये बेसिकली केस ये हुआ था कि एससी जो है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। कौन से केस में कहा, एन नागराज केस में कहा। फिर जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अभी पीछे पढ़ा हमने 2022 का, क्योंकि इसमें आपत्ति उठी थी ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया है वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखें, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किस चीज की बात करता है, अस्पर्शता यानी कि छुआछूत जिसे हम कहते हैं, है ना, अनटचेबिलिटी, इसको हटाना है, ये गलत चीज है। तो आर्टिकल 17 में क्या कहता है कि हमको अनटचेबिलिटी को हटाना है, अस्पर्शता को जो है हमको समाप्त करना है, ये एक तरीके का क्राइम है। और अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको हमको क्या देनी है, उसको हमको पनिशमेंट जो है देनी है, उसको हमको सजा देनी है। कि अगर कोई व्यक्ति दलित है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, और आप उसके साथ अनटचेबिलिटी कर रहे हो कि मुझे पास मत आ, मुझे मत छू, हमारे मत पर बैठ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये अनटचेबिलिटी है, आपको सजा मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 17 की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अब इसके अंदर भी कुछ प्रावधान है, अभी आर्टिकल 16 के अंदर प्रावधान पड़ा है, ऐसी 17 के अंदर भी कुछ प्रावधान है। जैसे पहला प्रावधान क्या है 17 का, आर्टिकल 17 की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वही आर्टिकल 17 का पहला प्रावधान है कि हमको अस्पर्शता को रोकना है, अनटचेबिलिटी को हमको जो है रोकना है ना। जैसे कि यहां पर देखो दिखाया है ना, एक दलित विद्यार्थी है, उसको एक स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है उसकी जाति को देखकर, है ना, तो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 17 का जो प्रावधान नंबर 2 है वो देखिए। आर्टिकल 17 का प्रावधान नंबर 2 ये कहता है कि अगर अस्पर्शता की गई तो फिर उसके लिए सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 17 का प्रावधान नंबर 1 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं करनी, अस्पर्शता नहीं करनी। और आर्टिकल 17 का प्रावधान नंबर 2 क्या कहता है कि अगर अस्पर्शता करोगे, अनटचेबिलिटी करोगे, तो तुमको क्या मिलेगी, तुमको पनिशमेंट जो है दी जाएगी। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि इफ अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति ने एक दलित व्यक्ति को रेस्टोरेंट में खाना परोसने से मना कर दिया, कि वेटर कह रहा है कि भाई तू तो दलित है, मैं तुझे खाना नहीं परोसूंगा, तो उस वेटर के अगेंस्ट क्या होगा, लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 17 का जो प्रावधान नंबर 3 है दोस्तों, देखें आर्टिकल 17 का जो प्रावधान नंबर 3 है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अंडर लॉ, यानी कि कानूनों के तहत सुरक्षा। देखो ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि यहां पर एक अलग एक्ट का नाम लिया गया है। आप अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, आर्टिकल 17(2) और आर्टिकल 17(3) को कंफ्यूज कर देते हैं। भाई आर्टिकल 17(2) ये कह रहा है कि तुम अनटचेबिलिटी करोगे तो तुमको सजा मिलेगी, और आर्टिकल 17(3) क्या कह रहा है, आर्टिकल 17(3) कह रहा है कि तुमको प्रोटेक्शन मिलेगी। 17(2) क्या कह रहा है, तुमको सजा मिलेगी। 17(3) क्या कह रहा है कि तुमको सुरक्षा मिलेगी, ताकि कोई तुम्हारे साथ अनटचेबिलिटी ना कर सके। अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है, ऐसा कौन सा एक्ट है जो सुरक्षा देगा अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो देखें एक एक्ट पास किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इस एक्ट की वजह से अब लोगों को अनटचेबिलिटी से सुरक्षा मिलती है। और अगर फिर भी अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी कर दी गई तो इसका मतलब यह है कि आपने इस वाले कानून का उल्लंघन किया है, तो फिर आपको आर्टिकल 17 के प्रावधान नंबर 2 के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। समझे आप? तो ये एक्ट क्यों बनाया गया है, सुरक्षा देने के लिए, कि तुम्हारे साथ अनटचेबिलिटी ना हो पाए। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे साथ किसी ने अस्पर्शता कर दी, अनटचेबिलिटी कर दी, मतलब उस व्यक्ति ने इस कानून की इज्जत नहीं करी, और इस कानून की चूंकि इज्जत नहीं करी तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट की बात कहां लिखी थी, आर्टिकल 17 के प्रावधान नंबर 2 में लिखी थी, ठीक है। ये अलग अलग प्रावधान करके ना, ये लक्ष्मीकांत में ऐसे नहीं लिखा है, ये मैंने जब नोट्स बनाए हैं बैठ के तो उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो है यहां पर लिखा है, ठीक है। तो एक तो ये एक्ट हो गया, एक और एक्ट है, ये 1955 का एक्ट है। एक और एक्ट है जो केवल एससी और एसटी के लिए बनाया गया है। कौन सा? 1989 का एक्ट। आपने कई बार केस भी सुना होगा कि किसी एससी या एसटी के व्यक्ति ने अपने इस एक्ट का दुरुपयोग करके गलत इल्जाम में फंसा दिया। ऐसे भी कई सारे केस आए हैं। बुरे लोग हर जगह होते हैं, डज नॉट मैटर कौन जनरल है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन ईडब्ल्यूएस, डज नॉट मैटर। बुरे लोग हर जगह होते हैं जो कानून का दुरुपयोग करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए कितने अच्छे कानून बनाए गए हैं, लेकिन काफी सारी महिलाएं उसका दुरुपयोग करती हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये एससी एसटी का जो केस है ये नॉन बेलेबल है। अगर इस एक्ट के तहत कंप्लेंट हो गई तो भैया बेल भी नहीं मिलती, सीधे पुलिस उठा के ले जाती है। तो इसलिए बहुत से लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया। और जब
कुछ गलत लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, तो जिन जिन SC ST को सच में इसका फायदा मिलना चाहिए था, फिर उनको भी पुलिस उसी नजर से देखती है, फिर नहीं मिल पाता फायदा। तो ये गड़बड़ वाली चीज हो जाती है ना। लेकिन आपको SC ST के एक्ट को नंबर जो है, ईयर जो है याद रखना है, कौन सा है? SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और जो सिविल राइट एक्ट है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, वो कौन सा है? 1955। तो यहां पे 2 एक्ट थे जो आपको जो है पढ़ने थे। इंपॉर्टेंट जजमेंट अनटचेबिलिटी वाले में मैं तो कहूंगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस अप्पा बालू इंगले, यहां पर क्या कहा गया? यहां पर ये बस यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा ये कहा कि भैया पुराना केस है, 1993 का केस है, बोले तुम अगर अनटचेबिलिटी करते हो ना किसी के साथ, तो तुमको भयंकर सजा मिलेगी, भयंकर सजा मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? भयंकर सजा मिलेगी आपको। जैसे आपने सबरीमाला केस सुना होगा, सबरीमाला मंदिर, वो उसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जो लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान होती हैं, तो उनको जो है मंदिर में घुसने के लिए मतलब इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये पंडित पुजारियों ने कहा वहां के, तो पंडित पुजारी इस केस को जीत जाते ये सब कहने के बाद भी, क्योंकि पता है क्या है? क्योंकि उस मंदिर का 100-200 साल पुराना इतिहास है, और जब भी किसी चीज का 100-200 साल पुराना इतिहास होता है, तो फिर उस रिचुअल को, उस परंपरा को अदालत भी मानती है। परंतु वहां पर पंडित धरा लिए गए। क्यों धरा लिए गए? सुनो, क्योंकि पंडितों ने वहां पर यह कह दिया कि तुम पीरियड्स में हो, तुम नहीं घुसोगी। ये अलग बात है, उस मंदिर का प्रावधान है, मान लिया। लेकिन पंडितों ने वहां पर यह गलती कर दी कानूनी, उन्होंने ये कह दिया कि जो लड़कियां अपने पीरियड्स में होती हैं वो अशुद्ध होती हैं, इम्प्योर। और जैसी तुमने शब्द यूज किया अशुद्ध, इम्प्योर, तो यही हो गई आपकी अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता। और वहां पे वो जो पंडित जिन्होंने ऐसा कहा, वो वहां पर धरा लिए गए और वो केस हार गए। समझ में आई चीज? अगर वो ये शब्द ना यूज करते, अशुद्ध और इम्प्योर, कानून इतना बारीक होता है, अगर वो अशुद्ध और इम्प्योर शब्द यूज ना करते, तो वो जीत रहे थे उस केस में। लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अपनी बैंड बजा ली। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। आप ये जानते हो मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब क्या होता है? गटर होता ना, गटर, उसके चेंबर में घुस गए बिना कोई प्रोटेक्शन गियर के, उसमें इतनी गंदी गैस, बदबू, कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं। और आपने देखा होगा जो निम्न जाति के लोग होते थे, उनसे गटर की सफाई करवाई जाती थी, बिल्कुल मतलब नरक जैसा अनुभव है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया कि बोले अगर तुम किसी से गटर साफ करवाते पाए गए, उसको अंदर गटर में घुसवा के उसको कीचड़ साफ करवा रहे हो, अगर आप मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर आप करवा रहे हो, तो ये बैन है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जब तुम देखते हो नगर निगम का कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो उसकी जॉब का पार्ट है, उसके लिए उसको सरकार सैलरी दे रही है, तो वो अलग चीज है। लेकिन तुम किसी को प्राइवेटली हायर करके तुम उसको जबरन मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहे हो, है ना, गटर साफ करवा रहे हो उससे, तो वो बैन है। ठीक है, इसको याद रखना अपने को। आर्टिकल 18 फाइनली, आर्टिकल 18 दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। की किंग ऑफ मिर्जापुर नहीं मिलेगा कुछ भी, किंग ऑफ मिर्जापुर कुछ नहीं होता आपको। टाइटल्स मतलब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि चाहे इंडिया का कोई नागरिक हो या फिर फॉरेन का कोई व्यक्ति जो इंडिया के साथ काम कर रहा है, दोनों को टाइटल्स यानी कि उपाधियां लेने से मना किया गया है। लेकिन इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे तो क्या कहा गया है, ये स्टेट को, आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 स्टेट को मना कर रहा है कि तुम उपाधियां नहीं बांटोगे। मतलब आर्टिकल 18 सरकारों को यह बोल रहा है कि तुम टाइटल्स नहीं बांटोगे, तुम उपाधियां नहीं बांटोगे, सिवाय किसके? मिलिट्री में है तो देखो मेडल वेडल देना पड़ेगा, वहां पे टाइटल्स देने पड़ेंगे, मेजर को मेजर बोलना पड़ेगा, कैप्टन को कैप्टन बोलना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल को लेफ्टिनेंट कर्नल बोलना पड़ेगा, है ना, तो ब्रिगेडियर को ब्रिगेडियर बोलना पड़ेगा। तो मिलिट्री में तुम दे सकते हो, और एकेडमिक में तुम दे सकते हो, यानी कि शिक्षा के जगत में तुम दे सकते हो। प्रोफेसर को प्रोफेसर बोलना पड़ेगा, कोई पीएचडी करेगा तो उसको डॉक्टर को डॉक्टर बोलना पड़ेगा, कोई एमबीबीएस किया हुआ तो भी उसको डॉक्टर को डॉक्टर बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो एकेडमिक में तुम दे सकते हो, मिलिट्री में तुम दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 18 ने स्टेट को बोला है कि भाई टाइटल्स मत बांटना, इन दो के अलावा टाइटल्स मत बांटना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइए हम देखें, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने के टाइम पर कुछ टाइटल चलते, राय बहादुर, खान बहादुर, तो इस तरह के टाइटल्स को यूज नहीं करना है। लेकिन आप फिर भी देखोगे इंडिया में आजकल लोग अपना नाम ही रख लेते हैं राय बहादुर, बोलते हैं हमारा तो नाम ही है।
तो इंडियंस तो हर जगह जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं बाद में, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो फंस जाते हैं। तो देखो आर्टिकल 18 पढ़ रहे हैं, मैं आपको प्रावधान के प्रावधान पढ़ा रहा हूं एक एक करके, है ना, इसलिए बारीक ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि आर्टिकल 18 ये कहता है, नहीं, प्रोविजंस पढ़ा रहा हूं, प्रोविजंस आते हैं एग्जाम में, समझो मेरी बात को। आर्टिकल 18 का जो प्रावधान नंबर 1 है ना, प्रोविजन नंबर 1 है, वो क्या कहता है, वो मना कर रहा है, वो स्टेट को मना कर रहा है। मैंने कहा है कि जो भी उस आर्टिकल की परिभाषा होती है, तो उस आर्टिकल का जो पहला प्रावधान होता है, दोनों की सेम परिभाषा होती है। पूरे आर्टिकल की परिभाषा और उस आर्टिकल के पहले प्रावधान की परिभाषा दोनों लगभग सेम ही होती है। तो आर्टिकल 18 का जो प्रोविजन नंबर 1 है, वो क्या कहता है, वो ये मना कर रहा है स्टेट को कि तुम टाइटल्स मत बांटो, सिवाय किसके, सिवाय किसके, तुम मिलिट्री वालों को टाइटल बांटो और तुम एजुकेशन की फील्ड में टाइटल बांटो, अदरवाइज तुम किसी को भी टाइटल मत बांटो, ठीक है। ना तो तुम किसी देश के नागरिक को टाइटल बांटोगे और ना तुम किसी फॉरेनर को टाइटल जो है बांटोगे। इतना क्लियर हुआ। परंतु मिलिट्री में कर सकते हो, डॉक्टर को डॉक्टर, सॉरी, मिलिट्री में तुम फील्ड मार्शल बोलो, ब्रिगेडियर बोलो, मेजर बोलो, कैप्टन बोलो, बोल सकते हो, और एजुकेशन में किसी को डॉक्टर बोलो, प्रोफेसर बोलो, बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, आर्टिकल 18 के क्लॉज 1 का बेसिक मतलब क्या हुआ कि सरकार किसी को ये बोल रही है कि तुम्हारा नाम आज से सर है, तुम्हारा नाम से आज से महाराज है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर हम भी तो आपको सर बोलते हैं, तो मत बोलो, क्या करें, एकेडमिक है ना हमारा, तो एकेडमिक में तो बोल सकते हो, लेकिन ऐसा किसी को सर उसके नाम के आगे नहीं जोड़ना कि सर बोल के ही बुलाओ मुझे, है ना, ऐसा नहीं बोलना। उसके बाद आर्टिकल 18 का जो प्रावधान नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है कि ये भारतीय नागरिकों पे रोक लगाता है। आर्टिकल 18 का 1 वाला क्या कह रहा है, स्टेट को मना कर रहा है, खुल्लम खुल्ला सरकार को मना कर रहा है कि तुम अपनी तरफ से टाइटल मत बांटो, तुम अपनी तरफ से उपाधियां मत बांटो। और यहां पर जो आर्टिकल 18 का जो क्लॉज नंबर, जो प्रावधान नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, वो भारत के नागरिकों को कह रहा है कि तुम विदेशों से टाइटल्स मत लो, तुम फॉरेन से उपाधियां मत लो। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल देखो कि एक भारतीय व्यक्ति ब्रिटेन से सर या लॉर्ड का, आज से मुझे लॉर्ड अभिषेक कुमार सिंह बोलो, अरे घुइयां बोले लॉर्ड अभिषेक कुमार सिंह, नहीं ले सकते आप टाइटल, नहीं ले सकते। भारतीय नागरिकों को मना किया गया है कि तुम फॉरेन से टाइटल लेके नहीं आओगे, ठीक है। उसके साथ जो आर्टिकल 18(3) है, ये किसको मना कर रहा है, स्टेट को मना कर रहा है, नहीं, स्टेट को मना कौन कर रहा है, आर्टिकल 18(1). भारतीय नागरिकों को मना कर रहा है, नहीं, भारतीय नागरिकों को कौन मना कर रहा है, आर्टिकल 18(2). आर्टिकल 18(3) किसको मना कर रहा है, फॉरेनर्स को। अब आप कहोगे सर फॉरेनर्स को हमारे आर्टिकल कौन होते हैं मना करने वाले, अरे सुन तो लो, ये वो फॉरेनर नहीं है जो आपसे अलग रह रहा है, ये वो फॉरेनर है जो इंडिया की सरकार के साथ काम कर रहा है। तो ऐसा कोई फॉरेनर जो भारत की सरकार के साथ काम कर रहा है, वो किसी दूसरे देश से टाइटल्स नहीं ले सकता, वो उपाधियां नहीं ले सकता। जैसे कि सुनो, मान के चलो हमारे देश का कोई डिप्लोमेट है, हमारा जो बंदा है वो किसी फॉरेन कंट्री में गया, है ना, और फॉरेन कंट्री वाले उसको कोई टाइटल दे रहे हैं, तो वो नहीं ले सकता। ऐसे ही बाहर से कोई डिप्लोमेट हमारे पास आया है, काम हमारे साथ कर रहा है, लेकिन मतलब कोई दूसरे देश वाले उसको टाइटल दे रहे हैं, रशिया वाले बोल रहे हैं कि हम तुझे टाइटल देंगे, उपाधि देंगे, नहीं हो सकता। तो कोई भी फॉरेनर हमारी सरकार के साथ काम कर रहा है, तो वो किसी दूसरे देश से टाइटल नहीं ले सकता, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अस, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम आपको टाइटल लेने की इजाजत, उपाधि लेने की इजाजत नहीं देते। तो आर्टिकल 18(1) स्टेट को मना कर रहा है, आर्टिकल 18(2) भारत के नागरिकों को मना कर रहा है, और आर्टिकल 18(3) फॉरेनर्स को मना कर रहा है, वो फॉरेनर्स जो भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। आर्टिकल 18(4) क्या कहता है, आर्टिकल 18(4) भारत के नागरिकों को मतलब भारत के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रहा है कि तुम टाइटल्स नहीं ले सकते हो। यानी कि क्या कहा है यहां पर कि बेसिकली यहां पर दोस्तों ये आर्टिकल 18(2) से ही थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 18(2) भी भारत के नागरिकों को मना करता है और आर्टिकल 18(4) भी जो है बेसिकली भारत के नागरिकों को ही मना कर रहा है। लेकिन आप सुनो, आर्टिकल 18(2) जो है वो बेसिकली भारत के नागरिकों को कह रहा है कि तुम इंडिया से कोई टाइटल मत लो, और आर्टिकल 18(4) जो है वो भारत के नागरिकों को मना कर रहा है कि तुम फॉरेन से जाके कोई टाइटल लेके मत आओ। बड़ा बारीक सा डिफरेंस है यहां पर। अगर आप देखोगे ना आर्टिकल 18(2) को, अगर आप देखते हो, मैं आपको दिखाऊं यहां पर,
देखो दोनों में लगभग सेम सी ही चीज निकल के आ रही है। यहां पर भी भारत के नागरिकों को मना किया जा रहा है कि तुम विदेशी सरजमीन से जो है कोई भी टाइटल एक्सेप्ट मत करो। तो हमने समझा था कि कोई भारतीय ब्रिटेन से जाके टाइटल नहीं लेके आएगा। और जो आर्टिकल 18(4) है ये बेसिकली थोड़ी सी अलग बात ऐसे कर रहा है कि जैसे कि मान के चलो हमारा कोई सरकारी अधिकारी है ना, तो ये फॉरेन टाइटल जैसे कि ड्यूक और बेरन टाइप के टाइटल्स एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकता। बहुत बहुत बारीक सा फर्क है यहां पर। बेसिकली क्या है, आर्टिकल 18(4) उस टाइप के टाइटल्स की बात कर रहा है जो टाइटल्स ब्रिटेन में पुराने ज़माने में अमीर और गरीबों को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ड्यूक शब्द है ये ब्रिटेन में अमीरों के लिए यूज़ होता था, और जो बैरन शब्द है ये बिल्कुल लोअर लेवल के व्यक्ति के लिए यूज़ होता था। तो भारत के नागरिकों को ऐसा कोई भी फॉरेन टाइटल, ऐसी कोई भी विदेशी उपाधि नहीं एक्सेप्ट करनी है जो आपको या तो उस देश के हिसाब से बहुत सुप्रीम दिखाए या उस देश के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लोअर दर्शाए। ठीक है, चलो उसके बाद आर्टिकल 18 और अवार्ड्स से संबंधित कहानी। इंपॉर्टेंट चीज है समझना, जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या कोई भी दूसरा अवार्ड, तो क्लियर कह दिया गया है कि जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो आर्टिकल 18 की परिभाषा में नहीं आता। मतलब जब भी हम तुमको कोई अवार्ड देते हैं तो वो टाइटल नहीं कहलाता, वो एक उपाधि नहीं कहलाता। तो कृपया करके अवार्ड्स को टाइटल कहना बंद करो, क्योंकि तुमको अगर भारत रत्न अवार्ड मिला है तो ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है। तो प्लीज अवार्ड्स को आप आर्टिकल 18 के दायरे में शामिल ना करिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न मिल गया तो ये कोई उपाधि नहीं है, तो इसको आप आर्टिकल 18 के तहत मत जो है काउंट करिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर ये वो केस है परफेक्ट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि जो राष्ट्रीय सम्मान होते हैं वो उपाधियों में काउंट नहीं किए जाते। वापस बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो राष्ट्रीय सम्मान होते हैं वो उपाधियों में काउंट, टाइटल्स में काउंट नहीं किए जाते। कौन से केस में? 1996 के बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। फिर एक केस हुआ इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी उपाधियों को कैंसिल कर दिया जो अंग्रेजों ने उस जमाने में लोगों को दी थी। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी उपाधियों को कैंसिल कर दिया जो अंग्रेजों ने उस टाइम पर उस जमाने में लोगों को दी थी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 18 भी हो जाता है समाप्त। आर्टिकल 19 से एक अलग दौर शुरू होता है, तो इसीलिए आर्टिकल 19 को और उसके आगे के कुछ आर्टिकल्स को जो है मैं वहां पर सेपरेट रखता हूं। 4-5 वीडियोस लगते हैं फंडामेंटल राइट्स में, ऑफलाइन में भी लगते हैं, ऑनलाइन कोर्स में भी लगते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा कि तुमको कम पढ़ा के मैं बढ़ जाऊं। ये इन आर्टिकल्स को कोई इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करता है, किसी को इतनी नहीं पड़ी है, बट हमको करना है पूरी इंसाफ आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे हल्का और कोर्स खरीदोगे तभी हैवी, वो अपने उसूलों में नहीं आता। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर के लिए दीजिए आप जो है मुझे इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।